नमस्कार। आज हम एक नई श्रृंखला का आरंभ करने वाले हैं बायोलॉजी विषय पर और इसमें भारत से संबंधित सभी विषयों के अध्ययन पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम भारतीय दर्शन की वैज्ञानिकता विषय वेदों में या अन्य प्राचीन ग्रंथों में जो वैज्ञानिक तथ्य वर्णित हैं, हम उन पर चर्चा करें। अन्य मतों के व्यक्तियों की तरह हम यह नहीं मानते, यह दावा नहीं करते कि वेद किसी ईश्वर का उसके किसी मैसेंजर के द्वारा भेजा गया संदेश है, बल्कि हम जो यथार्थ है उस बात को स्वीकार करते हैं कि ये ऋषियों के द्वारा वेदों की ऋचाएं रची गईं। वेदों के ऋषियों को मंत्र दृष्टा ऋषि कहा गया। मंत्र दृष्टा का अर्थ है जिन्होंने मंत्रों को देखा था और फिर उनका वर्णन किया था, उन शब्दों को उन्हें शब्दों में बांधकर अपनी अनुभूतियों को प्रकट किया था, इसलिए ऋषि मंत्र दृष्टा कहलाए। चारों वेद संहिता, मुख्य रूप से हम संहिता पर चर्चा करेंगे और हर वेद में संहिता के अलावे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ भी सम्मिलित किए गए हैं। कभी कभी हम उनकी भी चर्चा कर लेंगे और इन सभी ग्रंथों को मिलाकर, यानी वेद की संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथ, इन सभी को मिलाकर श्रुति कहा जाता है और श्रुति को प्रमाण माना जाता है। यानी श्रुति जो हैं वे स्वतः प्रमाण हैं, उनमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है, उनमें कोई अवैज्ञानिकता नहीं पाई गई है। बाकी ग्रंथ स्मृति ग्रंथ कहे जाते हैं, जिनमें यदा कदा इंटरपोलेशन या अप्रामाणिकता पाई जाती है, कहीं कहीं अवैज्ञानिकता भी मिल सकती है। इस वजह से उनमें से उन्हीं अंशों को प्रामाणिक माना जाता है जो वेदों से कंसिस्टेंट हो, जो वेदों के अनुकूल बातें कह रहे हों, और उनसे प्रतिकूल जहां पर भी वे हैं उन बातों को नहीं माना जाता है। तो पुराण एवं स्मृति ग्रंथ हैं, महाभारत और रामायण भी इन्हीं में आते हैं। इनमें आम तौर पर वेदों से कंसिस्टेंट बातें काफी हैं, मगर कहीं कहीं पर वेदों से इनकंसिस्टेंट बातें भी हैं और उनको हम प्रामाणिक नहीं मानते हैं। वेद का सामान्य अर्थ है ज्ञान। तो वेदों में ज्ञान संकलित है, वह ज्ञान जो परीक्षा करके बिल्कुल सत्य पाया गया, उस प्रकार का ज्ञान। वह ज्ञान दर्शन शास्त्र हो सकता है, इतिहास का ज्ञान हो सकता है, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी इत्यादि अनेक विषयों के ज्ञान हमें मिलते हैं। परंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि वेदों में जो भी ज्ञान है वह इस उद्देश्य से नहीं है कि उनको टेक्स्ट बुक लिखना था। ये ज्ञान एक कैप्सूल के रूप में है, जहां उनके बारे में सिर्फ इंगित किया जाता है, संकेत किया जाता है और उसका विस्तार छोड़ दिया गया है, क्योंकि ये बहुत लंबे कालखंड का सारांश है। ऋग्वेद करीब 2000 वर्ष अर्थात 8000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व की घटनाओं पर इंगित करता है। सामवेद संहिता में 6000 ईसा पूर्व से लेकर 5500 ईसा पूर्व तक की घटनाओं की चर्चा है। इसके अलावा
इसमें ऋग्वेद के कालखंड के मंत्रों का भी समावेश किया गया है। और उसके बाद ताम्र युग और कांस्य युग के संबंध में जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलता है, और उसके बाद के कालखंड की जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी, ऐसा पुरातत्ववेत्ताओं का, जैसे ओल्चिन महाशय इत्यादि लोगों का कहना है, अनुसंधान के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल डेटिंग मेथड्स के द्वारा। यह विश्वविद्यालय बहुत दिनों तक चला। यह विश्वविद्यालय चंद्रगुप्त मौर्य के समय था, बाद में भी यह था। करीब करीब 600 ईस्वी के आसपास यह विश्वविद्यालय बंद हुआ। यह पंजाब और खैबर पख्तूनवा प्रांत के संधि स्थल यानी पेशावर के आसपास, लेकिन पंजाब के क्षेत्र में था। तो आज इस श्रृंखला की पहली कड़ी में मैं अपने द्वारा दिए गए भाषण आईआईटी कानपुर में जो 2010 ईस्वी में दिया गया था, उसका जो अंग्रेजी रूप है उसका हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत करूंगा, और बाद में अन्य अंशों पर हम इस श्रृंखला की बाद की कड़ियों में चर्चा करेंगे। Swami Vivekananda exhorted looking forward to scientific inventions and discoveries and finding their new solutions to challenging problems, and at the same time being aware of our rich and glorious cultural heritage and the vast ancient knowledge base. Considering this visionary approach, we are privileged to organize a talk on ancient Indian contributions by a profound scholar and a renowned author, Dr. Primesh Priyadarshi. Thank you, Bhulkaji, and the organizers of IIT Kanpur Vivekananda Kendra. So one of the motives of my coming to you is to activate and attract your minds towards the rich subject. History of Science in India. These are my two books. Zero is not the only story in this book. One chapter each is devoted to each branch of science and the extent how it was developed during the Vedic period and later with full references. So I will first come to some incredible achievements of ancient Indian science. सबसे पहले हम कुछ ऐसे आविष्कारों की चर्चा करेंगे जो बड़े ही अविश्वसनीय प्रकार के हैं। इनमें सर्वप्रथम मैं चर्चा करना चाहूंगा कि ऋग्वेद संहिता की 1.50.4 अर्थात प्रथम अध्याय के 50वें हाइम के चौथे मंत्र में जो बातें कही गई हैं सायण भाष्य में, उसके आधार पर जो टीका की गई है, उस टीका में हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड मिलता है। यह गणना उस भाष्य के अनुवाद के अनुसार
श्री जीवी राघव राव ने की है तथा डॉक्टर H.C. वर्मा ने भी अपनी फिजिक्स की किताब में की है, एवं मेरी किताब जो 2004 में छपी थी, जीरो इज नॉट द ओनली स्टोरी, में भी इसकी विस्तार से गणना की चर्चा की गई है और जो आज की गणना के बराबर है। अब हम वैदिक एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र की चर्चा करेंगे। वैदिक खगोल शास्त्र के बारे में यह माना जाता रहा है इतिहासकारों द्वारा कि सूर्य केंद्रित सौरमंडल का आविष्कार ग्रीस देश के वैज्ञानिकों ने किया और इस खगोल के 360 डिग्रियों में विभाजन का काम तथा पूरे खगोल का 12 राशियों में विभाजन का काम यह बेबीलोनियनों ने किया था। बेबीलोनिया के एस्ट्रोनॉमर्स ने, खगोल शास्त्रियों ने किया था। परंतु यह बात सच नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सबसे पहले बेबीलोनिया से ये बातें ग्रीस देश में गईं और फिर जब अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके साथ जो संपर्क कायम हुआ उसके द्वारा ये बातें भारत पहुंची। परंतु ऋग्वेद में इसकी स्पष्ट चर्चा है। 1:164-48 यहां पर हम 360 डिग्री की चर्चा भी पाते हैं और अन्य कई खगोल शास्त्रीय चर्चा पाते हैं जो आधुनिक विज्ञान की जानकारी के द्वारा बहुत बाद में संभव हुआ। इस सूक्त को दीर्घतमस या दीर्घतम सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद संहिता के इस सूक्त के रचयिता श्री दीर्घतमस ऋषि थे। दीर्घतमस ऋषि का नाम दीर्घतमस इसलिए पड़ा क्योंकि वे दीर्घ यानी लंबे समय तक, तमस यानी अंधेरे में रहकर, रातों में रहकर नक्षत्रों का, विभिन्न ताराओं का अध्ययन करते रहते थे। उन्होंने लिखा है ऋग्वेद 1:164-48 में कि इस विश्व के जो आसमान का दृष्टिगत खगोल है, इसके 12 स्पोक हैं। जिस तरह से साइकिल में स्पोक होते हैं, अर कहते हैं उसको संस्कृत में, तो 12 अर हैं। इस चक्के के चक्का एक ही है, पहिया, किंतु इसके 3 अक्ष हैं, यानी यह 3 तरह से घूमता है, 3 अक्षों के इर्द गिर्द घूमता है। और ये अक्ष हम जानते हैं कि 3 तरह के अक्ष कौन कौन होते हैं पृथ्वी के। एक तो दैनिक, जिसके तहत 24 घंटों में पृथ्वी अपने अक्ष का एक चक्कर लगा लेती है और दिन और रात होते हैं। दूसरा वार्षिक गति, इसके द्वारा पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है करीब करीब 365.1/4 दिनों में। और एक प्रिसेशन गति, जिसके द्वारा करीब करीब 27,000 वर्षों में पृथ्वी का अक्ष भी एक मूवमेंट कर लेता है, एक चक्कर लगा लेता है, जिसके द्वारा उसका जो झुकाव है ध्रुव तारा की तरफ,
वह बदलता रहता है। इसके अतिरिक्त दीर्घतम सूक्त इस स्थान पर यह व्यक्त करता है कि खगोल का विभाजन 360 डिग्री कोणों में हुआ है। शंकु 360 शंकुओं में यह खगोल बटा हुआ है। शंकु से हम सॉलिड एंगल अर्थ समझ सकते हैं और ये 360 एंगल जो हैं वो आपस में फिक्स्ड हैं, हिलते डुलते नहीं है। आगे ऋग्वेद संहिता के प्रथम मंडल के 164 हाइम के 11वें की 11वीं ऋचा में हम पाते हैं कि वेद यह कहता है कि समय की लंबाई के अनुकूल 12 स्पोक्स द्वारा यह चक्का बना हुआ है। अर्थात चक्के के दो अरों के बीच की दूरी को हम समय की लंबाई से माप सकते हैं और यह चक्का घूमता रहता है तथा 360 पेयर इसमें है, जिसके द्वारा 720 इसके बच्चे हो जाते हैं। अर्थात रात और दिन मिलाकर एक पेयर हुआ और 360 से इसकी गुना करके 720 बना। यह लगभग 365 दिनों के समकक्ष है और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि गणना में सुविधा हो। खगोल को अगर 365 भागों में बांटा जाता तो गणना में बहुत दिक्कत होती। 360 रहने से यह है कि यह 60 का 6 गुना है और अनेक दृष्टि से अनेक संख्याओं का मल्टीपल है, विभाज्य है, इसलिए 360 रखा गया। तो आज हम अपनी चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अंक में हम और जानकारियों के साथ उपस्थित होंगे। आप में से जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। नमस्कार।